गणित की अगली कक्षा में हम सीखेंगे कि दशमलव संख्या का परिमेय रूप ये क्या होता है। हमने अभी तक सीख चुका है कि परिमेय रूप यानी कि संख्याओं का p/q रूप, जिसमें p और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पर q जो है वो शून्य के अलावा बाकी सभी पूर्णांक हो सकते हैं। हमने अभी तक सीख चुका है कि परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में हम किस प्रकार से बदलते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव रूप बदलते समय हमने देखा था कि दशमलव दो प्रकार का दशमलव हमें प्राप्त होता है, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत, और अशांत में भी अशांत आवर्ती दशमलव। इसके बारे में हमने अभी तक सीख लिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जिस प्रकार से परिमेय संख्या का दशमलव रूप हमने बदला था, हमने लिखा था, तो क्या दशमलव संख्या का भी परिमेय रूप होता है? क्या हम दशमलव संख्या को भी इस परिमेय रूप में लिख सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर कैसे, है ना, किस प्रकार से हम इसको बदलेंगे, हम यह अब आगे की कक्षा में इस वीडियो में हम यह देखेंगे। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी आपको आ सकती है, इसलिए हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं कुछ बिंदुओं की। जैसे दशमलव संख्या का व्यकलन, दो दशमलव संख्याओं में व्यकलन या फिर घटाना किस प्रकार से होता है इसका, और दूसरा दशमलव संख्याओं का 10, 100, 1000 या फिर 10,000 इत्यादि से जब हम गुणा करते हैं तो फिर किस प्रकार से उत्तर आता है। ये अगर आपको पता है तो आप इस भाग को ना भी देखें तो आप आगे बढ़ सकते हैं वीडियो में, पर यदि इसमें कोई डाउट है तो आप बने रहिए वीडियो में और हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आ गया दशमलव संख्या में व्यकलन। तो व्यकलन हम किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमारे पास एक संख्या है 68.74825 में 2.852 घटाइए। तो हमें एक दशमलव संख्या में कोई दूसरी दशमलव संख्या हमको यहाँ पर घटानी है। तो दशमलव संख्या में देखिए, ये जो दशमलव का जो चिन्ह है, ये यहाँ पर किसी भी संख्या के पूर्ण भाग और जो उसके आंशिक भाग है उस पे ये उसको वो अलग अलग करता है, एक बॉर्डर के जैसे ये यहाँ पर काम करता है। तो हम जब घटाते हैं ना, तो संख्या के इकाई, जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये दशमलव भाग के बाद यहाँ पे इकाई, फिर दहाई, ये स्थान होता है। दहाई के बाद फिर सैकड़ा, हजार, इस प्रकार के स्थान होते जाते हैं। ऐसे ही दशमलव संख्या के जैसे ही हम दाईं ओर आते हैं तो हमें इकाई का 10वां भाग, इकाई का 100वां भाग, इकाई का 1000वां भाग इत्यादि ये हमें प्राप्त होते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम घटाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम संख्याओं के इकाई भाग से ही एक दूसरे संख्या की इकाई भाग को घटाएं, और जो अन्य भाग है वो भी उसके सापेक्ष ही होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 68.74825 में हम जब दूसरी संख्या को घटा रहे थे तो इसके इकाई के दशमलव के लेफ्ट साइड में इकाई स्थान वाला अंक होता है, तो 2 आ गया है, यहाँ पे इकाई के रूप में है 2 इकाई। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 8 के नीचे में 2 दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव का चिन्ह, और इस प्रकार से अन्य भी यहाँ पर है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने का चिन्ह जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए 5 के नीचे कुछ भी घटाने का नहीं है, तो यहाँ पे 5 का 5 ही आ जाएगा, और इसके बाद 2 भी नहीं है तो 2 का 2 ही आ जाएगा यहाँ पर। 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसको आप घटाएंगे तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और पहले से अपने से घटा के देखिए कि आपको क्या प्राप्त होता है। तो अब आपने इसको घटा लिया होगा, तो हम अब देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आता है। तो जब इसको आप घटाते हैं
तो आपको मिलेगा 65.89625। इस प्रकार का हमें दशमलव संख्या मिल रहा है। चलिए, तो पहला हमने देख लिया दशमलव संख्या में व्यकलन कैसे करते। इस बार का जरूर ध्यान रखेंगे, जो स्थान है तो इकाई के स्थान से इकाई के ही संख्या को घटाएंगे, है ना, और बाकी जो उसके सापेक्ष है तो दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव चिन्ह, इस प्रकार से लिख करके बड़ी आसानी से ये आप घटा सकते हैं। चलिए, अब दूसरा हम आ जाते हैं दशमलव संख्या के साथ 10, 100, 1000 या फिर 10,000 इत्यादि का जब हम गुणा करते हैं तो फिर किस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने है। यदि दशमलव संख्या 65.89625 को 10 से गुणा करने पर 658.9625 मिलता है, और इसी संख्या को ही जब हम 100 से गुणा करते हैं तब हमें 6589.625 प्राप्त होता है। तो सवाल ये है कि जब हम 658.9625 को जब हम 1000 से गुणा करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा। तो पहले इसको आप अपने से हल कीजिए। चलिए, तो इसके हम आगे बढ़ते हैं और इसको कुछ इस रूप में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल में दिया गया है 10 से गुणा कर रहे हैं हम इसी संख्या को, तो हमें उत्तर जो है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। देखिए, क्या ये जितने भी अंक लिखे हुए हैं उत्तर में भी वही अंक है? जी हाँ, ये उत्तर में भी वही अंक है। तो बदला क्या? बदल गया दशमलव का स्थान। पहले जहाँ पर 65 के बाद दशमलव लगा हुआ था, अब वह एक स्थान किस ओर खिसक गया? हाँ, वो जो है एक स्थान दाईं ओर चले गया। पर वो एक स्थान ही क्यों गया? चलिए, इसमें हम आगे देखते हैं। दूसरा हमें दिया गया था कि जब हम 100 का गुना करते हैं इसी दशमलव संख्या के साथ, तब हमें जो उत्तर मिलता है वो 6589.625 मिलता है। क्या अभी भी जो दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या में जो अंक है वही अंक यहाँ पर भी है? 6, 6, 5, 5, 8, 9, 6, 2, 5 ऐसे ही है। बस बदला क्या? बदला दशमलव का स्थान। जहाँ पर पहले जो दशमलव था वो 65 के बाद दशमलव लगा हुआ था, पर अब वो कितने स्थान दाईं ओर खिसक गया? वो तो 2 स्थान दाईं ओर खिसक गया। 2 स्थान क्यों खिसका? क्या आप पता कर पा रहे हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है? जैसे कि अगर इसी संख्या को अगर हम 1000 से गुना कर देते, अगर इसी संख्या को अगर हम 1000 से गुना करते 65.89625, इसी संख्या को यदि हम 1000 से गुना करते तो हमारे उत्तर में जो दशमलव होता, अंक तो वही लिख देना है ना, अंक तो वही लिखना है। हम दशमलव कहाँ पर लगाएंगे? कहाँ पे लगाते? तो देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जो दशमलव है आप ये पहचान चुके होंगे कि दशमलव जो है अब हमें 3 स्थान दाईं ओर खिसकाना है। तो पहले जो है यहाँ पे दशमलव था तो इससे 1, 2, 3 स्थान आ गया यहाँ पे 6 और 2 के बीच में। तो अब दशमलव स्थान यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या अब आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? जी, इसको आप अपने से बनाइए कि कैसे इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो अंक देखिए, हम 10, 100, 1000 किसी का भी जब गुना करते हैं तो अंक तो वही रहने वाला है, अंक बदलने वाला नहीं है। तो बदलेगा क्या? बिल्कुल सही, दशमलव का
स्थान। तो दशमलव यहाँ पर कहाँ पर लगाएं? दशमलव यहाँ पर कहाँ पर लगाएं? तो देखिए यहाँ पर आप पहचान चुके हैं कि यहाँ पर शून्य का जितना शून्य होता है दशमलव उतना ही स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पे जब 0.8 और 9 के बीच में है तो दाईं ओर हमें 4 स्थान के बाद जो है दशमलव लग जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 अंक के बाद यानी कि 5 के बाद दशमलव लगेगा। कहाँ? उत्तर में। तो उत्तर में 5 के बाद दशमलव हम यहाँ पे लगा दिए। क्या दशमलव के बाद कोई अंक है? दशमलव के बाद तो कोई अंक नहीं है। तो जब दशमलव के बाद कोई भी अंक ना हो तो उस स्थिति में हम यहाँ पर दशमलव की आवश्यकता है क्या यहाँ पे लिखने की? हाँ, यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? बिना दशमलव के भी इस संख्या को लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी दशमलव के बाद कोई भी अंक ना हो तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बिना दशमलव के भी उस संख्या को लिख सकते हैं। देखिए, दशमलव वाले संख्या से हमने बिना दशमलव संख्या प्राप्त कर लिया है ना। कैसे किया? तो ये है, तो है ना, कैसे किया? 1000 का गुना करके। चलिए, तो इसी प्रकार से जो भी अगला जो हम इसी का उपयोग करेंगे, हम जो दशमलव वाली संख्या रहेगी उससे हम किसका गुना करेंगे? 10, 100, 1000 या 10,000 या आगे जितने भी जीरो लगा के जो बनी संख्या, तो किससे हम गुना करेंगे कि वो जो दशमलव वाला है वो बिना दशमलव वाले में बदल जाए। इस प्रकार से हम उसको हल करते हैं। तो देखिए आगे अगला टॉपिक, जो कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना है हमें, दशमलव का परिमेय रूप हम कैसे लिखें। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण के रूप में हमने ले लिया है 0.36 का p बटा रूप क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहले मान लेंगे कि माना जो भी जिसको भी हमें बदलना हो परिमेय संख्या के रूप में, हम उसको मान लेंगे p बटा क्यू, क्योंकि इसी रूप में तो बदलना है। तो p बटा क्यू बराबर 0.36 जो कि प्रश्न में दिया गया है। हम इसको मान लेंगे कि यह जो है वो समीकरण 1 है ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 100 का गुना करेंगे। क्यों करेंगे 100 का ही गुना? हाँ, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पे? दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव के बाद यदि 2 अंक हो जाए तो दशमलव अगर 6 के बाद अगर लग जाए और इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हम उसको बिना दशमलव के भी हम लिख पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 100 का गुना करेंगे। तो 100 का जब गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो हमें प्राप्त होगा 100 गुना p बटा क्यू बराबर 100 गुना 0.36। देखिए, हमने इधर और इधर दोनों पक्षों में हमने 100 का गुना कर दिया। अब जब इसको अब हल करते हैं 100 गुना p बटा क्यू, यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा 100 p बटा क्यू। और जब हम 100 और 0.36 का गुना करते हैं तो अब हमें प्राप्त हो जाता है 36, है ना, क्योंकि जो दशमलव है वो 2 अंक के बाद लग गया। तो दो अंक के बाद लग गया। क्यों लगा 2 अंक के बाद? क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य था है ना। तो दो इस प्रकार जो है हमें 100 p बटा क्यू बराबर 36 मिल गया। लेकिन हमें तो p बटा क्यू चाहिए था ना, तो p बटा क्यू कैसे निकालेंगे? तो 100 p बटा क्यू बराबर अगर 36 है तो यहाँ पर हम समीकरण का एक गुण का उपयोग करेंगे और p बटा क्यू बराबर जो 100 है उसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 36 बटा 100। 100 जो है यहाँ पर बटे के रूप में आ जाएगा। तो हमें मिल चुका है अब p बटा क्यू आ गया 36 बटा 100। सवाल था हमारा
0.36 का p/q रूप ये हमें निकालना था। तो 0.36 का p/q रूप हम निकाल चुके हैं, जो कि है 36/100। ये देखिए, है ना, आसान है ना। तो हमने ये देखा कि 0.36 0.36 किस प्रकार का दशमलव है, शांत है या फिर अशांत। हाँ, ये तो शांत दशमलव है। तो इस प्रकार हमने शांत दशमलव वाली संख्या को हमने उसका p/q रूप कैसे बदलेंगे, ये हमने अभी सीखा। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसके आगे कि अगर अशांत और आवर्ती दशमलव हो तो इसका परिमेय रूप हम कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर प्रश्न है 37.4 और इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, हाँ, इस चिन्ह को हम कहते हैं बार। तो 37.4 बार का p/q रूप क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सवाल में दिया गया है, जो दशमलव संख्या दिया गया है, उसको हम मान लेंगे कि वह जो है वो क्या है, p/q है। तो माना p/q बराबर 37.44444। ये कहाँ से आ गया 44444। हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था वो था 37.4 बार, है ना। तो अब 4 के ऊपर बार का चिन्ह लगा है, मतलब कि जब इस बार चिन्ह को जब हम हटाएंगे, है ना, तो वो जो समूह है, वो जो अंक है, वो बार बार वहाँ पर आते जाएगा, है ना, वो अंत ही नहीं है। इसलिए तो अशांत और आवर्ती दशमलव हम इसे कहते हैं, बार बार ये आ रहा है। तो इस प्रकार से हम p/q बराबर 37.444 बार को हटा करके, बार चिन्ह हटा करके हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। तो p/q बराबर 37.4444। ये कितना भी चार हम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 ही बार लिखा है, आप 2 3 जितना आपकी मर्जी है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और जब हमें ज़रूरत हो तो हम यहाँ पे कितना भी हम यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 का गुना करने पर, तो देखते हैं 10 का गुना करने पर क्या होता है। तो 10 का गुना जब हम करेंगे तो 10 गुना p/q बराबर 10 गुना 37.44444। तो यहाँ पे हम देखिए कि 10 गुना p/q जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा 10 p/q, और यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा। तो एक शून्य है तो दशमलव 1 दाईं ओर, हाँ, दाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 374.444, ये इधर आते जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे ये है समीकरण 2, ठीक है, इसका मान लेंगे ये समीकरण 2। तो जब हम इसको लिखते हैं आगे, तो देखिए ये 374.444 आ चुका है। तो ये हमने p/q से गुना किया और 10 p/q आ गया 374.444। तो ये था हमारा समीकरण, हाँ, समीकरण ये 2 था। लेकिन अब अब कैसे आगे हल करें। यहाँ पे तो दशमलव के बाद वाला अंक समाप्त हो पाएगा क्या कभी, ये तो अशांत है। ये तो कितना भी हम गुना करेंगे, कभी 100 से गुना करेंगे तो यहाँ चले जाएगा, है ना। 4 के बाद 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कभी ख़त्म होने वाला है क्या, दशमलव के बाद वाला अंक, दशमलव के दाईं ओर वाला अंक कभी ख़त्म होने वाला है, जैसे कि शांत वाले में हो गया था, यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो हम कैसे उसको हटाएं, कैसे उसको
हटाएं। तो इसके लिए क्या तरीका है कि हम क्या करते हैं, जब हम अशांत आवर्ती दशमलव वाली दशमलव संख्या को परिमेय रूप में जब हम लिखते हैं तो हमारा यह प्रयास रहता है कि दशमलव के बाद समान अंक आने वाले ऐसे दो समीकरण हमें प्राप्त हो जाएं। जैसे समीकरण 1 में देखिए दशमलव के बाद 4 4 4 ऐसे ही आने वाले अंक है, और जब समीकरण 2 में हम देखते हैं तो उसमें भी दशमलव के बाद 4 4 4 4 ये सभी आ रहे हैं, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर ये दशमलव वाला पार्ट, दशमलव के बाद वाला पार्ट अगर हट जाए, है ना, तो ये आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 को जब हम घटाते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 है हमारा 10p/q, और ये है 374.444। समीकरण 1 है हमारा p/q, और ये है 37.444। देखिए यहीं पर ही मैंने आपको दशमलव संख्या में व्यकलन के लिए बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद दशमलव के बाईं ओर होता है हमारा इकाई का अंक, तो उसके नीचे दूसरी संख्या का इकाई का अंक, है ना, दहाई के नीचे दहाई का अंक, इस प्रकार से। तो जब हम इसको हम घटाते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये 4 4 तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, लेकिन दोनों पार्ट में क्या है, 4 ही 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। 4 में से 4 घटा फिर से शून्य, 4 में से 4 घटा फिर से ये आ गया शून्य, और उसके बाद दशमलव का अंक, तो ये आ गया दशमलव का अंक। फिर 4 में से 7 को घटाए तो 4 में 7 घटेगा नहीं, है ना, तो ये आ जाएगा 14, 14 में से 7 घटाना होगा, है ना, और ये बन जाएगा हमारा 6। तो 14 में 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 6 में 3 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 जो कि सैकड़े के स्थान पे, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो ये 3 ही आ गया। तो ये हमारा आ गया 337। जब इसके बाईं ओर देखते हैं तो 10p/q ऋण p/q, तो 10p/q में से 1p/q घट गया, तो हमें बचा 9p/q। तो जब इसको हम घटा रहे हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, तो हमें मिलता है 9p/q बराबर 337.000। तो दशमलव के बाद तो 0 0 हो गया, तो क्या इसको हम यहाँ पर बिना दशमलव के भी अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमें मिला घटाने के बाद, यहाँ पे देखिए 9p/q बराबर 337। तो इसका p/q क्या हो जाएगा, बहुत सही। तो हम क्या करेंगे, 9 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे p/q बराबर हम आ जाएगा 337/9। तो p/q हमें मिल जाएगा 337/9। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब इस दूसरे प्रश्न में एक बदलाव है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3.12 फिर 7 बार, यानी बार यहाँ पर भी है लेकिन 7 के ऊपर में है। तो इसमें 1 और 2 ये इसके ऊपर बार नहीं है, तो वो केवल 1 2 और उसके बाद फिर 7 के ऊपर बार है, तो 7 हमारा बार बार ऐसा
आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसको अगर पी बटा क्यू के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसको पी बटा क्यू ऐसा मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम